हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ बच्चों वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 2 वीडियोस में इस पे बना चुकी हूँ और आप इसको उनका तीसरा पार्ट समझ सकते हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है बच्चों? इसमें हम प्लांट के किसी भी पार्ट से यानी कि एक सेल या टिश्यू से प्लांट को रीजनरेट करते हैं इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या है? लेबोरेटरी के अंदर, यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ये नेचर में नहीं ग्रो करके इसको हमें लैब में ग्रो कराना, इसको हम लोग इन विट्रो कल्चर कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बच्चों इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है। जब श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी आपको पता है बच्चों, उन्होंने इसमें बताया था कि प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है और ये सेल कैपेबल है टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई और एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। बस इसी को बेस मान के एक जर्मन बोटानिस्ट थे हेबरलैंड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और ही सक्सेसफुली ग्रोन प्लांट इंडिविजुअल फ्रॉम टिश्यूज। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जी हेबरलैंड ही फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है क्योंकि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही की। ऑल्दो ये टेक्निक इतनी पुरानी होने के बाद भी कुछ 30-35 साल तक कह सकते हैं कि नज़रअंदाज रही, यानी इस पे लोगों का उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन जब बी विटामिन की और जब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई तब क्या हुआ, एक बार प्लांट टिश्यू कल्चर दोबारा चर्चा में आया और कह सकते हैं इसी तरह प्लांट टिश्यू कल्चर का रीबर्थ हुआ। तो अब प्लांट टिश्यू कल्चर का जो ये रीबर्थ है, इसका क्रेडिट जाता है 3 साइंटिस्ट को, गॉथरेट, वाइट एंड नोविकोट। प्लांट टिश्यू कल्चर बेस करता है टोटीपोटेंसी पावर ऑफ द सेल। टोटीपोटेंसी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टोटीपोटेंसी का मतलब है टोटल पोटेंशियल ऑफ रीजनरेशन, और ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास है। रीजनरेशन का मतलब एक सेल से प्लांट का पूरा बन जाना, इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन पावर। क्योंकि आप बच्चों देखते हैं जब प्लांट के पार्ट्स टूट जाते हैं, उनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, तो वो टहनियाँ दोबारा से वहां उग जाती हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसमें है? प्लांट पार्ट्स में ही है बच्चों। तो इसी को यूटिलाइज करते हुए प्लांट टिश्यू कल्चर इजी हो सका है, मतलब इसको हम यूटिलाइज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लें कि ये टर्म्स क्या हैं, तो हमें ज़्यादा इजी होगा। जैसे आपको टोटीपोटेंसी मैंने बताया, इसी तरह टर्म है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों? टिश्यूज से एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का बनना। यहाँ पर टिश्यू कल्चर्स को समझने के लिए हमें 2 टॉपिक और समझने होंगे, जो है डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। आपको पता है बच्चों कि जब प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है, सभी सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और वो परमानेंट टिश्यू बनाना शुरू कर देती हैं। ये परमानेंट टिश्यू फिर डिवाइड नहीं करते, यानी ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो चुके होते हैं। लेकिन अगर हम उसे इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं या नेचर में ही जैसे वाउंड हो जाना यानी कि कट जाना, कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या होता है, ये सेल दोबारा से अपनी मेरिस्टेमेटिक पावर यानी डिवाइडिंग पावर को गेन कर लेती हैं। तो ये जो डिवाइडिंग पावर का गेन करना है, इसी को हम लोग कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। लेकिन जब हम कैलस उसको ग्रो करते हैं, कैलस क्या है? एक मास है बच्चों प्रोलिफरेटिंग टिश्यूज का, जिसको हम लोग अंडर कंट्रोल कंडीशन ग्रो कर रहे हैं। तो जब इस कैलस से एक नया टिश्यू और ऑर्गन बनता है तो हम लोग इसको कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन वर्ड का यहाँ यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका पास्ट अगर हम देखें तो वो एक मैच्योर सेल ही थी, यानी वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं था। वो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना और फिर उससे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर की और उसके स्टेप्स क्या है। तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट एंड स्टरलाइज्ड कल्चर रूम। आपको एक ऐसी स्टरलाइज्ड रूम आपको बैक्टीरिया और वायरस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एयर में बहुत सारे पैथोजेंस के स्पोर्स घूमते रहते हैं और वो आपके कल्चर मीडिया पे ग्रो करके आपका जो प्रोसेस है उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो इस कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम लोग उसको स्टरलाइज प्रोसेस में करते हैं। सब कुछ स्टरलाइज होना चाहिए। आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो फोर्सिप हो, निडल हो, सीजर हो, सब कुछ क्या होना चाहिए? स्टरलाइज्ड होना चाहिए।
उसके बाद जो सेकेंड फॉरमोस्ट थिंग है बच्चों, वो है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया की हमें ज़रूरत है। कल्चर मीडिया क्या होता है? ये एक न्यूट्रिशन मीडियम है जिसपे प्लांट को ग्रो करना है। तो इसमें हो सकता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये बनते हैं सुक्रोज से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ग्रोथ हार्मोन्स, और इसमें हो सकता है विटामिन। तो बच्चों इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग लैब में। तो इसीलिए कल्चर मीडिया दो तरह का हो सकता है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जिसे हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। जो लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं बच्चों, उसमें हमें उसका अमाउंट पता होता है कि इसमें हमें कितना कितना कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट डालना है, क्या कहाँ कितना यूटिलाइज करना है। तो बच्चों ये जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम है ये भी दो तरह का हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड बेस्ड। सॉलिड बेस्ड कल्चर मीडिया को बनाने के लिए इसमें अगर अगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगर जिसे एल्गी से डिराइव किया जाता है। तो ये अगर अगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं है बच्चों, लेकिन ये क्या करता है? आपके न्यूट्रिएंट मीडियम को सॉलिडिफाई कर देता है। सॉलिडिफाई करने से प्लांट के लिए उस पर ग्रो करना इजी हो जाता है, क्योंकि अब प्लांट उसमें सबमर्ज नहीं करेगा। जो भी प्लांट पार्ट है आपका वो उसमें सबमर्ज नहीं करेगा। प्लस उसको क्या है, एक बेस तो मिल ही गया, साथ में एरेशन का अच्छा प्रोसेस हो गया, यानी उसको एयर भी प्रॉपर मिल रही है। वहीं दूसरा टाइप जो मैंने बताया लिक्विड टाइप का कल्चर मीडिया, जिसको हम लोग सस्पेंशन कल्चर मीडियम भी कहते हैं। यहाँ पर चूंकि आपको पता है लिक्विड है तो उसमें सब कुछ सबमर्ज हो जाएगा, तो यहाँ एयर की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ एरेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें टाइम टू टाइम एरेशन करना पड़ता है, और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा एजिटेट भी ना हो, जिससे टिश्यूज़ विदर्ड भी ना हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको भी वाइडली यूज़ किया जाता है। दूसरे टाइप का जो कल्चर मीडियम हो गया वो है नेचुरल कल्चर मीडियम। नेचुरल का मतलब जो जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, नेचर से प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि कोकोनट मिल्क, माल्ट एक्सट्रैक्ट और कॉर्न मिल्क, और भी डिफरेंट फ्रूट जो हैं उनके जूसेस को हम लोग एज अ कल्चर मीडियम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा मीडियम है टिश्यू कल्चर करने के लिए। तो अब हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको डिसाइड करना है कि आइसोलेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स या प्लांट सेल टिश्यू जो आपको आइसोलेट करना है, हमें टिश्यू कल्चर करना है। तो ये आप ले सकते हैं ऑलरेडी जो आपके कल्चर टिश्यू है उसमें से ले सकते हैं, या आप फुल्ली ग्रोन प्लांट के किसी भी पार्ट से इसको डिराइव कर सकते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बड, कुछ भी आप ले सकते हैं, और उससे उसके छोटे से टुकड़ों को, यानी कि एक सेल को भी ले सकते हैं या टिश्यू को ले सकते हैं, और उसको हम लोग ग्रो कराते हैं। ये जो प्लांट पार्ट आपने डिराइव किया इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लांट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस एक्सप्लांट को ट्रांसफर करना है टू द कल्चर मीडिया, जहां पर ये ग्रो करेगा और अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को वापस गेन करेगा, और एक कैलस का निर्माण होगा। कैलस मैंने आपको बताया बच्चों ये क्या है, मास ऑफ टिश्यू है जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है। तो ये जो कैलस है, नेक्स्ट स्टेप में ये कैलस ग्रो करते हुए एम्ब्रियोज बनाएगा, छोटे छोटे एम्ब्रियोज, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस होना। यहाँ पर हम लोग टर्म यूज करते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं हुई। वही एक्सप्लांट्स जो आपने डिफरेंट प्लांट पार्ट से लिए थे, वही क्या है, कैलस बना, और फिर कैलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन हो जाते हैं तो इसमें जितने भी एम्ब्रियो बनते हैं, सारे एम्ब्रियोज को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में विद कल्चर मीडिया उसमें हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अलग अलग हम इन्हें क्यों ट्रांसप्लांट किया? ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो जाए, इन्हें एयर, न्यूट्रिशन सब कुछ प्रॉपर मिले। और ये जो एम्ब्रियोज हैं ये प्लांटलेट्स में ग्रो करेंगे। फिर इन प्लांटलेट्स को बच्चों हमें पहले सॉइल में डाल के उसको लैब के अंदर ही एक्लिमेटाइज करना चाहिए, और फिर जब ये एक्लिमेटाइज हो जाए तब इन्हें हम फील्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी तरह बच्चों आपने देखा कि हम लोग ने एक प्लांट से कितने सारे प्लांट्स बना लिए। तो यही इसका एडवांटेज भी है प्लांट टिश्यू कल्चर का, जिसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे से प्लांट पार्ट से इतने सारे प्लांट्स के पार्ट बन गए हैं, इतने सारे न्यू प्लांट्स बन गए हैं। तो कह सकते हैं कि हमें इसका और क्या एडवांटेज है प्लांट टिश्यू कल्चर का, तो वो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स। यानी कि ये जो हम क्लोन तैयार कर रहे हैं ये अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो सकता है, क्योंकि ये डिजीज फ्री है,
हमने इसको अगर बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो किया है तो ये डिजीज फ्री है और एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये क्लोन है अपने पेरेंट्स के, तो हमें एज इट इज मिल रहे हैं जैसा हमें पेरेंट्स से चाहिए था। और अगर हमें कुछ अलग करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यानी इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसके डीएनए में चेंज ला सकते हैं। तो ये सब कुछ हम विद इन द लैब कर सकते हैं, यानी कि इन विट्रो में हम ये सारे प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिजीज फ्री प्लांट को ग्रो करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बच्चों क्योंकि अगर कोई डिजीज प्लांट है और हमें उसे बचाना है, तो मतलब उसकी स्पीसीज खत्म हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एक्सिलरी बड वाला पार्ट जो है, क्योंकि आपको पता है उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो हम उस पार्ट को वहाँ से एक्सरसाइज कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं और उसको फिर ग्रो कराते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें ना के बराबर चांस होता है वायरल या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल किसी भी पैथोजन का, तो हम उससे भी क्या कर सकते हैं, अपना एक डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीस्टोरेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज को हेल्प कर रहा है, यानी जो प्लांट खत्म होने की कगार पे हैं उनको भी हम लोग रीस्टोर करके दोबारा से फील्ड तक में ले जा सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं आप उस प्लांट की स्पीसीज को जो अब खत्म होने वाली है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने प्लांट टिश्यू कल्चर और उसके यूजेस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चों।